कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय अर्थशास्त्र का हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पे लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र पे लाओ, तो फाइनली आपके पे आ चुका। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और साथ ही पेपर से पहले आपको इस पेपर को पूरा यहाँ पर याद करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र का पेपर है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिल्ली सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपका आ था व्यक्तिगत इकाई और बा था राष्ट्रीय आय, सा था पूर्ण रोजगार और दा था उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई। फिर आपका दूसरा आता जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है और बाता ऋणात्मक होती है और सात आपका शून्य होती है और दाता उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका शून्य होती है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो आपका था यू अच्छा जैसा और बाता एक्स अच्छे की समांतर रेखा और सात जेड अच्छा जैसा और दाता वाई अच्छे की समांतर रेखा। तो यहाँ पर औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो इसका आंसर आपका यू अच्छा जैसा हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को क्या कहा जाता है। तो आपका आता न्यूनतम समर्थन मूल्य और बात अधिकतम समर्थन मूल्य और साथ आधार कीमत और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कृषि वस्तुओं के लिए, ठीक है, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर आपका पाँचवा आता समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। तो आपका था व्यष्टि अर्थशास्त्र, बाता समष्टि अर्थशास्त्र और सात दोनों की और दाता किसी की नहीं। तो यहाँ पर समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। तो इसका आंसर आपका समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता भारत केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर आपका RBI हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। पहले का आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर रहेगा और दूसरे का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा, तीसरे का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया है तो चौथे का आपके यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पाँचवें का भी आपका यहाँ पर रहेगा बी करेक्ट आंसर। और जो आपका छठवां दिया गया छठवें का आपका ए करेक्ट आंसर RBI। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए प्रश्न क्रमांक, ठीक है, यानी आपके 6 नंबर के रहेंगे रिक्त स्थान। तो आपका आता है एक व्यक्ति उपभोक्ता का व्यवहार, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग है। तो इसका आंसर आपका व्यष्टि हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग है। आपके यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर लिख देते, ठीक है, व्यष्टि। और जो आपका आता है कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस स्थिर लागत। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर स्थिर, ठीक है, स्थिर लागत आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है दीर्घकालीन कीमत को डोडो कीमत कहा जाता है। तो यहाँ पर दीर्घकालीन कीमत को सामान्य कीमत कहा जाता है, ठीक है। सामान्य आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समष्टि दृष्टिकोण से किया था, ठीक है। समष्टि आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका आता है राष्ट्रीय आय में केवल डॉट आय को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय में केवल, ठीक है, इसका आंसर आपको बता देंगे, सॉरी, राष्ट्रीय आय में केवल राष्ट्रीय आय को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय इसका आपका आंसर रहेगा। और जो आपका आता है रक्षा ब्याज भुगतान आदि पर किया जाने वाला व्यय गैर योजनागत व्यय कहलाता है, ठीक है, गैर योजनागत, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए गैर योजनागत, ठीक है। रक्षा ब्याज भुगतान आदि पर किया जाने वाला व्यय गैर योजनागत, ठीक है, गैर योजनागत व्यय है। फिर आपके इस तरह से यहाँ पर जो रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। आप प्रश्न 3077 का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता, तो पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और दूसरा आता है कीमत तथा मांग में हमें सीधे संबंध होता है, तो आपका यह भी असत्य रहेगा, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा आता है कुल उत्पादन को MP से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो आपका तीसरा रहेगा वो आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर चौथा दिया गया व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो आपके यहाँ पर यह सत्य रहने वाला है। फिर आपका था उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार सामयिक की व्याख्या करता है, तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका 6वां आता है बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है, तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य रहेगा।
ठीक है। इस तरह से आपको जो यहाँ पर 70 वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। प्रश्न चला आता है सही जोड़ी बनाइए, जो कि स्तंभ अवयव में आपकी दी गई सही जोड़ी। ठीक है, पहली आती है आपकी NNP, तो NNP को आपको यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से मैच कर देना है। और दूसरी आती है GNP, तो इसको आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मैच कर देना है। और तीसरी आती है वस्तु विनिमय की कठिनाई, तो इसको आपको दोहरे संयोग का अभाव से मैच कर देना है। चौथी आती है MPC, तो इसको आपको सीमांत उपयोग प्रकृति से मैच कर देना है। और पाँचवीं आती है केंद्रीय बैंक, तो इसको आपको RBI से मैच कर देना है। ठीक है, और जो आपकी 6वीं आती है व्यावसायिक बैंक, तो इसको आपको SBI से मैच कर देना है। और 7वीं थी मुद्रा का प्राथमिक कार्य, तो इसको आपको विनिमय का माध्यम से मैच करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। और इस साइड भी आपकी सही जोड़ी यहाँ पर दी गई है। प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम लिखिए, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। फिर आपका आता है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता आपकी कम होगी। और जो आपका यहाँ पर दिया एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा क्या कहलाती है, तो यहाँ पर एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा आपका इसका आंसर हम बता देंगे। ठीक है, प्रति इकाई लाभ का सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। ठीक है, तीसरे और चौथे का। 5वां आता व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से क्या संबंध है, तो इसका आंसर भी हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। और 6वां आता GDP का पूरा नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपका होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका यहाँ पर GDP का पूरा नाम। और आपका आता मूल। ठीक है, मूल का संचय मुद्रा कौन सा कार्य है, तो यहाँ पर मूल का संचय मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। ठीक है, प्राथमिक आपका यहाँ पर आंसर है प्राथमिक कार्य। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। और जो आपका तीसरा चौथा 5वें का आंसर वीडियो के लास्ट में बता देंगे। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। आप प्रश्न 6 आता सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सीमांत उपयोगिता का अर्थ दिया गया। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त अतिरिक्त संतोष या उपभोक्ता को कहते हैं, या कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। ये आपका 6वें का आंसर हो जाता है। जो आपका 6वें का हो दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, तो आपका 6वें का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां आता है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है या क्या बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर उत्पादन संभावना वक्र का ढाल। ठीक है, कमी करनी होगी, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका जो इसका अर्थ दिया गया। ठीक है, अक्सर लागत की अवधारणा को समझाइए, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 7वें का आंसर। ठीक है, अक्सर लागत की अवधारणा। अक्सर लागत उस त्यागी गई सबसे अच्छी वैकल्पिक संभावना को कहते हैं जो किसी विशेष संसाधन के उपयोग से प्राप्त हो सकती थी, इसे त्याग की गई लागत भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर है 7वें का। अब आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 8वां क्वेश्चन आता है सीमांत लागत और औसत लागत में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सीमांत लागत और औसत लागत में आपके 2 अंतर दिए हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो इसका अर्थ हुआ था परिवर्तनशील लागत का अर्थ लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका परिवर्तनशील लागत का अर्थ। परिवर्तनशील लागत है वे लागतें होती हैं जो उत्पादन के स्तर के अनुसार बदलती रहती हैं, जैसे कच्चे माल की लागत, मजदूरी आदि। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 9वां बाजार संतुलन का असर समझाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाजार संतुलन का असर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बाजार संतुलन का असर। बाजार संतुलन वह स्थिति होती है जब मांग और आपूर्ति समान होती है, जिससे बाजार में वस्तु की कीमत स्थिर रहती है। ठीक है, आपका आंसर हो जा रहेगा 9वें का। और जो इसका अर्थ हुआ था मांग में कमी से कीमत कैसे प्रभावित होती है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मांग में कमी से कीमत पर प्रभाव। यदि किसी वस्तु की मांग घटती है तो और आपूर्ति समान रहती है तो बाजार में उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 10वां सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हो, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
जीएनपी किसी देश के नागरिकों और उसके उद्यमों द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, शामिल होती है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर जो इसका अर्थ हुआ आता है राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ, ठीक है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 11वां आरबीआई के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर आरबीआई के 2 कार्य दिए गए। ठीक है, मौद्रिक नीति का संचालन और बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण। ठीक है, आपके आरबीआई के यहाँ पर 2 कार्य दिए गए हैं। और जो इसका अर्थ हुआ था, एक देश का केंद्रीय बैंक किन रीतियों से साख को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की विधियाँ, मौद्रिक उपकरण और प्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। और फिर आपका 12वां सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा दी गई है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वह अनुपात होता है जिससे उपभोक्ता अपनी आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि करता है। ठीक है, ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। 12वें का चौथा दिया है, सामूहिक मांग से क्या अभिप्राय है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सामूहिक मांग का अर्थ दिया गया। सामूहिक मांग से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में सभी उपभोक्ताओं, उत्पादकों और सरकार की कुल मांग से हैं। और जो आपके यहाँ पर 13वां दिया गया, राष्ट्रीय आय की गणना की किन 2 विधियों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी राष्ट्रीय आय की गणना की 2 विधियाँ दी गई हैं। ठीक है, पहली हो जाएगी आपकी उत्पादन विधि, दूसरी हो जाएगी आय विधि। और जो आपके यहाँ पर दिए सरकारी बजट के 2 उद्देश्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी सरकारी बजट के 2 उद्देश्य, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और संपत्ति एवं आय के पुनर्वितरण को बढ़ावा देना। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का यानी 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन आता है, अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अल्पकाल और दीर्घकाल किसे कहते हैं, आपको यह बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके अल्पकाल की परिभाषा और ये आपकी दीर्घकाल की परिभाषा। ठीक है, आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका यहाँ पर दिया गया बजट रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो बजट रेखा की परिभाषा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बजट रेखा एक ग्राफ होता है जो उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों के आधार पर अधिकतम क्रय क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से आपका बजट रेखा की परिभाषा यहाँ पर हो जाती है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वां आता अनाधिमान वक्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और जो आपका यहाँ पर ये अनाधिमान मानचित्र किससे कहते हैं, तो हम दोनों के आंसर एक साथ देख लेते हैं। ये आपका अनाधिमान वक्र की परिभाषा, ये आपकी अनाधिमान मानचित्र की परिभाषा। ठीक है, दोनों के आंसर करा दिए हैं। फिर 16वां आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की यहाँ पर 3 विशेषताएं दी हैं, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर दिया किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। तो ये आपकी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं दी गई। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 17वां आता पूर्ण प्रतिस्पर्धा की कोई 3 लक्षण आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी पूर्ण प्रतिस्पर्धा के आपके 3 लक्षण, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपके इसका अर्थ हो दिया लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्त लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से याद कर लेना। फिर आपका 18वां आता समग्र मांग का अर्थ क्या अर्थ है, इसके 2 घटक बताइए। ठीक है, तो समग्र मांग का आपको यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके समग्र मांग का अर्थ और समग्र मांग के 2 घटक। ठीक है, और फिर आपका अर्थ हुआ था न्यून मांग किसे कहते हैं, इसे ठीक करने के 2 उपाय लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर न्यून मांग की परिभाषा, जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग उत्पादन क्षमता से कम होती है तो इसे न्यून मांग कहते हैं, और न्यून मांग को ठीक करने का उपाय। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपको 19वां आता राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए कोई 3। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में आपके कोई 3 अंतर दिए हैं। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर आता राजस्व घाटा तथा राजस्व घाटे में भेद कीजिए कोई 3। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में आपके 3 अंतर। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में 3 अंतर हो जाते हैं। फिर आपका 20वां आता सीमांत। ठीक है, जब सीमांत उपयोगिता घटती है तब कुल उपयोगिता किस दर से बढ़ती है, चित्र द्वारा समझाइए। तो इसका जो आंसर रहेगा 20वें क्वेश्चन का आंसर, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका जो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ था मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आप इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और साथ ही आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना स्क्रीनशॉट है। इस तरह से आपके 20 में का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर 21 में आता है आपका आसमान सीमांत उत्पादन नियम परिवर्ती अनुपात नियम को चित्र द्वारा समझाइए। तो आपके 21 में का जो आंसर है, ठीक है, वो आपको खुद कर लेना है। और साथ ही आपका 21 में का अथवा का आंसर भी आपको खुद करना है। फिर 22 में आपका यहाँ पर दिए सरकारी बजट को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पर सरकारी बजट की विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर सरकारी बजट की परिभाषा दी गई है और विशेषताएं, ठीक है, तो पूरी याद कर लीजिएगा। फ्रेंड आपका यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है, GST से आप क्या समझते हैं, पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले इसकी श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर हो जाता है 22 में का अथवा का आंसर। फिर जो आपका 23 में आता है भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में आपको 4 अंतर लिखना है। तो ये आपका भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में 4 अंतर, ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से जो आपका पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर जो इसका अथवा का आंसर वो खुद कर लीजिएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।